तो ये हमारी VBA की यूनिट नंबर 5, जिसमें मैं आप लोगों को VBA की हेल्प से फ़िल्टर लगाना सिखाऊंगा और अपनी एप्लीकेशन को और ज़्यादा डायनेमिक आप बना सकते हैं। देखिए कैसे। ये हमारे पास डाटा सेट है और इस डाटा सेट में हम लोग कस्टमर के ऊपर फ़िल्टर लगाएंगे कि जिस कस्टमर का नाम हम टाइप करें उसका डाटा हमको मिल जाए। तो मैंने क्या करा, इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज कर लिया। मैंने सिंपल मर्ज किया यहाँ पर मैंने फील्ड लिखा कस्टमर। इसको थोड़ा डेकोरेट करने के लिए मैं बीच में लाया, बोल्ड कर दिया, साइज बड़ा कर दिया, समथिंग लाइक दिस। इस सेल का नाम याद रखना J2, ये याद रखना है आपको J2। यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा। जैसे आप एप्लीकेशन बैंक वगैरह में जाते हैं तो एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, वहाँ पर कस्टमर की ID डालते हैं, डाटा निकल के आ जाता है। ऐसा कुछ बनाने वाले हैं। तो मेरे को टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए डेवलपर टैब पे जाना होगा। यहाँ पे कंट्रोल होते हैं, तो यहाँ पर मेरे को एक कंट्रोल मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स टाइप का, उसको आपको सर्च करना है और अपना टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर देना। सो वी हैव क्रिएटेड माई टेक्स्ट बॉक्स, बटन टैग। अब टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास बन गया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर मैं कोड लिखूंगा, उससे पहले मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज सेट करूंगा। अपने टेक्स्ट बॉक्स को मैं लिंक करूंगा। एक्चुअली यहाँ पे लिंक से डेवलप होगा। मैंने आपको बताया था नाम याद रखना J2, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टाइप करूंगा वो पीछे J2 में जाएगा और मैं J2 में जो डाटा होगा उसको फिल्टर करूंगा इस वाली लाइन से। तो इस तरह का कुछ प्रोसेस चलेगा। अभी हम क्या करते हैं, इसके बैकग्राउंड को थोड़ा साफ कर लेते हैं। बैकग्राउंड है यहाँ पर, इसके बैकग्राउंड को हम यहाँ पर दे देते हैं एक बैक कलर। हमने बैक कलर यहाँ पे दे दिया और इसको फॉन्ट कलर को हम वाइट कर देते हैं, तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, और एप्लीकेशन को बीच में ले आते हैं और इसके ऊपर यहाँ पर साइड में जितने भी ब्लॉक्स हैं इनको भी हम ब्लॉक कर देते हैं। तो हमारे पास एप्लीकेशन ऐसे बन जाती है, कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म। अब इस कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म में हम चाहते हैं कि जिस भी कस्टमर का नाम डालें उसका डाटा आ जाए। छुट्टी खत्म बात, हमें पता लग जाएगा किस कस्टमर ने कितनी शॉपिंग करी है, सारा डाटा एक साथ आएगा। मुझे इसके ऊपर कोड लिखना पड़ेगा। राइट क्लिक करेंगे एंड देन वी जस्ट राइट अ कोड। कोडिंग में मैं क्या लिखूंगा उसको समझिए। मेरे को इस डाटा पे फिल्टर लगाना है। डाटा कहाँ पर है, शीट 1 पे, तो आप यहाँ से शीट 1 पे चले जाएंगे, ऐसे चले गए। अब डाटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है शीट 1 पे, G5 से। डाटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, G5 से। तो यहाँ पर आप उसकी रेंज बताएंगे कि डाटा G5 से स्टार्ट हो रहा है। इसके ऊपर ऑटो फिल्टर अप्लाई करने के लिए कोड लिख देंगे। अब फिल्टर जिस फील्ड पे अप्लाई करना है उसका नंबर बताएंगे, 1 2 3, तीसरे नंबर पे है वो। तो यहाँ पर आप लिख देंगे फील्ड जिसके ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज थर्ड फील्ड। उसके बाद क्राइटेरिया कहाँ से उठाना है वो बताइए। क्राइटेरिया कहाँ से उठाना था, J2 से, याद आ रहा है, J2 से क्राइटेरिया उठाना था। यहाँ लिखेंगे शीट का नंबर है शीट 1 और उसके ऊपर एक रेंज थी J2 नाम की, उसकी वैल्यू से क्राइटेरिया उठा, बन गया फिल्टर। डाटा है, रिकॉर्डिंग जाएगा, देख लेना धीरे धीरे करके। अभी हम चाहेंगे यार इसको सच्ची में देखना, लाइव काम होते हुए देखना चाहते हैं। तो अभी मैं इस पर कुछ भी टाइप नहीं कर सकता क्योंकि इसका डिज़ाइन मोड ऑन है। जब तक डिज़ाइन मोड ऑन रहता है उस पर सिर्फ आप काम कर सकते हो, कोडिंग रन नहीं होती, डिप्लॉयमेंट नहीं होता। डिज़ाइन मोड बंद करके अभी डिप्लॉयमेंट चला गया। अब मैं आपके सामने यहाँ कस्टमर का नाम लिखता हूँ पीको लिखने के बाद जैसे ही मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा, मिला नहीं डाटा, पीको है भी उसमें, अब वापस लाना पड़ेगा। चेक करते हैं भाई उसमें नाम पीको है कि नहीं है। फिल्टर को हटाने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और अपना मैनुअली एक बार फिल्टर हटा के चेक करते हैं। फिल्टर ठीक है, कोडिंग देखते हैं यहाँ पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो। पीको तो डाटा सेट में मुझे दिख नहीं रहा वैसे। तो शीट का नाम कितना है, शीट 1, एवरीथिंग्स फाइन। रेंज कहाँ से स्टार्ट हुआ, G5 ही है ना, इट्स अ G5 ठीक है। ऑटो फिल्टर हमने लगा दिया, ऑटो फिल्टर इज करेक्ट। फील्ड हो गई तीसरे नंबर की 1 2 3 कस्टमर ठीक है। अच्छा क्राइटेरिया CRTRI क्राइटेरिया ये भी ठीक है। शीट्स हो गए शीट 1 से। रेंज हो गया J2 से। ओके, J2 की वैल्यू जो मैं लगाई, और कोई नाम नहीं है, कहीं और से तो नहीं उठ गया डाटा। इसमें देखते हैं कनेक्ट कहाँ हुआ है। राइट क्लिक करते हैं, इसको मैंने J2 से कनेक्ट किया था, है भी कि नहीं है वो चेक कर लेते हैं। डिज़ाइन मोड ऑन किया, राइट क्लिक करा, प्रॉपर्टी पे गए, यहाँ पर क्या लिखा, L2 लिख दिया हमने, जब ये तो नहीं हो रहा। J2 दे दिया हमने,
अभी चलाते हैं भाई साहब, ठीक है। आ जाए यहाँ पे, अभी डाला मैंने पीक को, आ गया। अब कोई और डालते हैं, एंड डन, आ गया। अभी एक और डाल देता हूँ, वॉलेट, आ गया। सो वी कैन इजीली डू दिस। तो ये बन गया आपका एक प्रोजेक्ट टाइप में हो गया। कभी किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो तो ऐसे बना सकते हो, इंटरेक्टिव लगेगा, कोई डाटा आप सर्च कर रहे हो तो, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन देखिए, डाटा सेल को मर्ज कैसे करते हैं। काफ़ी सारे सेल हैं, मेरे को मान लीजिए मर्ज करना है, तो कैसे कर सकते हैं मर्ज। अभी के क्लाइंट के कोड है, सिंपल मर्ज कैसे करते हैं। जो भी सेल आपको मर्ज करना है रेंज दे दीजिए। मैंने दे दिया A1 से लेकर C3, यहाँ कर दिया मर्ज, रन कीजिए, देखो मर्ज हो गए। अगर कोई सेल पहले से मर्ज है, उन्हें अनमर्ज करना है, तो यहाँ पर आप अनमर्ज लिख दीजिए, ये अनमर्ज हो गए, ठीक है। अच्छा, किसी डाटा सेट की अगर विड्थ कैसे सेट करते हैं वो भी देख लो। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है ID, नेम और सैलरी, मुझे इनकी विड्थ अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है, विड्थ कॉलम की, ठीक है। तो आप क्या लिखें, रेंज पकड़ लें A से लेकर C तक की, यहाँ पे लिखें कॉलम्स। हमें क्या सेट करनी है, इसकी कॉलम की विड्थ सेट करनी है। तो यहाँ लिखी हमने कॉलम की विड्थ कितनी सेट करनी है, मैंने लिख दिया 20, तो 20 पॉइंट हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि कॉलम की विड्थ ऑटो फिट हो जाए, तो यहाँ पर मैं इसको ऑटो फिट कर दूंगा। अभी रन करेंगे, इट बिकम ऑटो फिट, ठीक है। अगर आपको इनकी हाइट सेट करनी है, तो जैसे पहली वाली रो की हाइट सेट करते हैं, तो यहाँ लिखो रोज, देन लिखनी है रो की हाइट, कितने नंबर पे हाइट सेट करनी है, नंबर डाल दो। अब देखिए इनकी हाइट बढ़ जाएगी। अगर हाइट को ऑटो फिट करना है आपको, जितनी जरूरत है उतनी रह जाए, तो ऑटो फिट कर सकते हैं ऐसे। आगे समझ में। अगर मान लीजिए आपको इनके बीच में कोई कॉलम एंटर करना है नया, तो देखिए मेरे को B वाली जगह पे एक कॉलम चाहिए नया, तो मैंने लिख लिया रेंज B वाला, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटायर कॉलम डॉट इंसर्ट, हो गया। अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना है, मान लो B वाले कॉलम को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिलीट B में ऐसे चलते हैं पूरे। अगर आपके पास मान लीजिए रो है कोई, और रो इंसर्ट करनी है आपके पास, रो में डाटा है, अब दूसरे नंबर की रो इंसर्ट करनी है, आपको कुछ और डालना था वहाँ पे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे रेंज दूसरे नंबर के ऐसे, फिर उसके बाद आपको लिखना है एंटायर रो, इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट लिख दीजिए, एंटायर रो इंसर्ट। अगर आपको पूरी की पूरी रो डिलीट करनी है, तो बस आपको इंसर्ट की जगह पर डिलीट करना है, डिलीट हो गई। अब बात आती है फॉर्मेटिंग की। मान लीजिए इस डाटा सेट के ऊपर एक फॉर्मेटिंग लगा हुआ है, इस पे कमेंट्स भी लगे हुए हैं। अब आपको इसके ऊपर की एक एक चीज हटानी है। किसी ने आपको बोल दिया कमिट हटाओ बस, जितने भी कमेंट्स हैं, तो आपको लिखनी है रेंज A1 से लेकर A4 तक। उसके बाद आप लिखेंगे क्लियर कमेंट्स, कमेंट्स खत्म। किसी ने बोल दिया कि फॉर्मेट हटाओ केवल A1 से A4, क्लियर फॉर्मेट, ये भी खत्म। कोई कहते हैं कि भैया कंटेंट ही हटा दो, A1 से A4, क्लियर कंटेंट, ये कंटेंट खत्म। कोई बोलते इतना सारा लपड़ा जपड़ा, जब सारा ही हटाना है तो एक दफ़ा में ही हटा दो ना, एक एक करके क्यों हटा के, तो उसका भी तरीका होता है। यहाँ पे आप दीजिए रेंज A1 से A4 तक, फिर लिख दो क्लियर, बस ये सब कुछ ही साफ कर देगा। हम ये भी कर सकते हैं अपने फॉर्मेटिंग से। अभी यहाँ देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। फिल्टर बढ़ा दिया, मर्ज एंड मर्ज हो गया, कॉलम की विड्थ वगैरह सेट हो गया, रो की हाइट हो गया सेट, इंसर्ट डिलीट कॉलम वॉलम ये भी हो गया, और फॉर्मेटिंग डिलीटिंग भी हो गया। अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है फंक्शन। आप लोगों ने फंक्शन तो देखे होंगे, एक्सेल में होते थे।
मैक्स होता था, मिन होता था, ये सारे इनबिल्ट होते थे। आज मैं आपको काम आने वाला तरीका बता रहा हूँ, ये जो अब पढ़ेंगे आप, ये काम आएगा आपकी लाइफ में। अब मैं आपको बताऊंगा आप अपने खुद के एक्सेल में फंक्शन कैसे बनाएंगे। आप अपने लिए फंक्शन बना सकते हैं, एक्सेल में लाइन लगा सकते हैं। आपको नीड कब होगी फंक्शन की? मान लीजिए एक्सेल में कोई लॉजिक लगा रहे हो और उस लॉजिक को लगाने में तुम्हारी बहुत मेहनत लगती है, तो तुम उसका फंक्शन बना दो ना। एक बार ही लॉजिक लगाना, मेहनत करके लगा दो और उसका फंक्शन बना लो, फिर कभी भी तुम्हें वो लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस फंक्शन कॉल करना है, काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए फंक्शन बनता कैसे है? फंक्शन को बनाने का तरीका जैसे मैक्रो बनाते हो वैसे ही बनता है। जहाँ मैक्रो बनता है वहीं बनता है, ये अलग से नहीं बनता। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि वो सबसे शुरू होता था, ये फंक्शन से शुरू होता है। दूसरा डिफरेंस क्या है, उसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं करते थे मैक्रो में, लेकिन यहाँ पे करते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट है तो करते हैं, बाकी अपना कोड कर दो, खत्म। अब एक फंक्शन बनाएंगे, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक साइड है किसी क्यूब का। क्यूब जानते हो, चौक का डब्बा हो गया, डाइस हो गया। मान लीजिए इसका साइड 4 है, मेरे को इसका वॉल्यूम पता करना है। तो किसी क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर मैं ये निकालने जाऊंगा तो मुझे ऐसे देना पड़ेगा, ये ऐसे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमें 2 नुकसान हुए। नुकसान नंबर 1, एक तो हमारे एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे, मेहनत ज़्यादा लगेगी। अब आपको सर इसमें क्या ही मेहनत है, एक सैंपल है ये तो। कई बार लॉजिक बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो छोटा सा सैंपल है, 2 नंबर जोड़ना नहीं करना। कई बार लॉजिक बहुत बड़े बड़े होते हैं। ओके, समझ में आया अभी? तो यहाँ पर क्या है कि हम एक तो लॉजिक लगा रहे हैं, लंबा है, बड़ा है, छोटा है, जो भी। और दूसरा इससे हमें नुकसान ये होता है, जो लॉजिक हम लगाते हैं वो सामने वाले को दिखता है, लेकिन आप उसको फंक्शन में लगा दोगे तो किसी के बॉस को पता नहीं चलेगी क्या बना दिया आपने, समझे? तो फंक्शन हम बना सकते हैं, तो फंक्शन से ही फायदा होगा। चलो फंक्शन बनाते हैं इसका। और फंक्शन जो होते हैं वो रीयूजेबल होते हैं, आप कभी भी कहीं पर भी कॉल कर लो। तो मैंने बनाया एक फंक्शन का नाम रख दिया क्यूब ऑफ वॉल्यूम, ऐसे बनता है। इसके अंदर मैंने एक साइड पास कर दिया, इंटीजर है, बन गया। अब ये खाली फंक्शन है, लेकिन फंक्शन है, कॉल होगा। कॉल करके देखो फंक्शन कैसे कॉल होते हैं, इक्वल टू से। अब देखो वो मैं कॉल कर रहा हूँ तो आने लग गया ना, देखो हमारा फंक्शन खुद का। आज से पहले ये फंक्शन नहीं था इसमें, लेकिन अब आने लग गया। लेकिन अब ये काम नहीं करेगा। काम करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा इसमें। देखो मैं यहाँ क्या करूँगा, जो मेरे पास ये डाटा है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 बार, फिर इसका जो भी आंसर आएगा, जो भी मैनिपुलेशन इसके ऊपर होगा, उसको किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करूँगा, उसी में तो होगा मेरा आउटपुट। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ एक्स नाम का, इसका डाटा टाइप रखता हूँ वेरिएंट। वेरिएंट एक ऐसा टाइप होता है जिसमें किसी भी तरह की वैल्यू चली जाती है, चाहे इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे स्ट्रिंग हो। समझ में आ गया? अब मैं इसके अंदर कैलकुलेशन कर लूँगा ऐसे, तो लॉजिक यहाँ पे लग गया, आंसर किस में आ गया, एक्स में आ गया। अब ये जो मेरा आंसर है ये मैं अपने फंक्शन को दे दूंगा। अब कॉल कर लेते हैं यहाँ पे, देखो खरीद सही फिर आएगा। अभी जैसे ही मैं इसको ये डाटा दूंगा, नाउ इट विल गो। जो b1 की वैल्यू है वो गई यहाँ पे, मतलब 4 आ गया। उसके बाद 4 चौक 16, 16 चौक 64 आ गया यहाँ पे, और इसकी वैल्यू हैंड ओवर की इस फंक्शन को। ये फंक्शन कॉल किया आपने यहाँ पे, तो ये उत्तर रिफ्लेक्ट करेगा 64। समझ गई? कर लो एंटर, आगे। अब मैं कहीं पर भी इसे कॉल कर सकता हूँ, कहीं पर भी तो आ जाएगा। सो इसको हम फंक्शन बोलते हैं। समझ में आया? एक एग्जाम्पल और देख लो। मान लो कोई नंबर है आपके पास, मैं आपसे कहूँ इसको चेक करके बताओ ये बने की ऑर्ड है। अब एक्सेल में करोगे ना, आपकी खुद की हालत खराब हो जाएगी। करके दिखाओ। हाँ करो, एक्सेल में करो। चलो अभी वीबी को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, टेस्ट देना है तुमको संडे को, तुम इसी को दे दो, तुम पास हो जाओगे लोग। ये इवन है कि ऑर्ड है, ये चेक करके दिखाओ एक्सेल में। अरे फॉर्मूले से, फंक्शन से मैसेज आ जाएगा ना, देख के तो मेरे को भी दिख रहा है इवन है कि ऑर्ड है। एक्सेल से करना है। आ गया, ये ले लिया डाटा। अब डिवाइड बाय 2 करो ना, लॉजिक तो करो। कैसे करूँ, क्या लिखूँ? अब एंटर दबा दो। ले अरे समझा ही नहीं।
अरे यहाँ पे उत्तर ही आना चाहिए, लिखा हुआ इट इज इवन इट इज ऑड, बस ये उत्तर आना चाहिए। ला कैसे लाएगा? ला ला उत्तर लाया हमने। एक्सेल में जब इवन ऑड नहीं निकाल पा रहे संडे को टेस्ट कैसे दोगे? अब लगेगा ना लॉजिक यहाँ पे अच्छा खासा। इससे बड़े फंक्शन बना लेते हैं। चलो ये बनाया फंक्शन, नाम दे दिया इवन ऑड, एक नंबर पास कर दिया। समझ में आ रही है इतनी बात? अब इसका जो भी आंसर आएगा कैलकुलेशन होके उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ले लिया, यहाँ लॉजिक लगाएंगे, नंबर को भाग करेंगे 2 से, रिमाइंडर निकालेंगे। ऐसे आता है, बीबीएम ने सिखाया था, याद आ गई बात? इसको कंपेयर करेंगे, क्या ये 0 है? अगर 0 है तो इसका मतलब इवन है। एक्स के अंदर डाटा डाल देंगे इट इज इवन, नहीं तो इट इज ऑड। अब जो मेरा फंक्शन है उसको ये वैल्यू दे देंगे। अभी कॉल कर देखो, अभी एक्सेल में हालत खराब हो गई थी, बी में आसान कर दिया काम, और देखो बहुत आसान हो गया। अब लॉजिक ही नहीं लगाना पड़ेगा, कभी भी आ जाए। अच्छा इवन नोट निकालना है, ए लॉजिक। नाउ हाउ इट इज वर्किंग, a1 की वैल्यू गई यहाँ पे, 12 को 2 से भाग करने पर 0 मिल गया, तो ये मैसेज चला गया x के पास, और ये x यहाँ से इसको दे दिया हमने। ये फंक्शन जहां भी कॉल होगा उत्तर आएगा इट इज इवन। देखो आ गया। अब मैं नंबर बदलूंगा तुरंत चेंज हो जाएगा। इट इज वर्किंग। एक्सेल में नहीं निकल रहा था एकदम से। लगा इफ लगा, चल आगे बता। बता ना, इफ हो गया, आगे बता। आगे में तो वर्ड इफ लग गया। एक्सेल में द प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट नो अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द रिमाइंडर। The logic will be the same, but you don't know how to find out the remainder in Excel. That is the problem. और ये चीज तो हम भली बात ही जानते हैं, कारण जितना बच्चों को पढ़ाते हैं बच्चा उतना ही पढ़ता है, अपनी तरफ से नहीं करता है कभी कुछ। अगर मैंने 3 सवाल दूंगा ना, बच्चा 3 ही करेगा, मजाल है चौथा भी करे कहीं से, नहीं करता है ना। इसका क्या मतलब है, मैंने पूरे एक्सेल के कोर्स में तुमको रिमाइंडर निकालना एक्सेल में कभी बताया ही नहीं, इसलिए तुमको आज तक नहीं पता। इसलिए जब मैंने सवाल करा था तो मैं विश्वास पे था नहीं बनेगा। ऑन रिकॉर्ड चल रहा है, जब तो बोली थी ये बात, नहीं तो मेरा पपलू बना देते तुम अभी। सर देखो बता दिया था, और ये रिकॉर्डिंग तुम बार बार सुनते, लेकिन यहाँ पर अभी मेरा ही ऊपर रह गया होता है। ये आप लोगों को देख कर नहीं, यहाँ गुड़गांव के जितने भी बच्चे हैं उन सबको देख कर ये तजुर्बा लगा है। जितना पढ़ाते हैं ना उससे ऊपर कभी जाता ही नहीं है वो। 1 से 6 की गिनती ना तुमको आज तक नहीं पता लगेगा, 7-8 भी होता है, इसलिए नहीं निकला था। अब देखो कैसे निकलता है। मोड नाम का फंक्शन यहाँ भी होता है। ये ले लो, इसको 2 से भाग करो, रिमाइंडर आ जाएगा। इसकी वैल्यू को कंपेयर करो 0 है क्या नहीं है। अगर 0 है तो मैसेज दे दिया इवन, अगर 0 नहीं है तो मैसेज दे दिया ऑड। सवाल खत्म हो गया। मोड था बस ये है, खत्म हो गया। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल और ले लेते हैं। इस बार जीएसटी कम हुआ है ना, तो जीएसटी का तरीका लेना है। देखो एक एक्सेल में एक कॉलम होगा जिसमें कैटेगरी होगी प्रोडक्ट की, और एक दूसरा कॉलम होगा जिसके अंदर आप अमाउंट डालोगे कि भाई आपने कितनी की शॉपिंग करी है। अब आपको ना जीएसटी कैलकुलेट करना है। अगर आपने प्रोडक्ट एंटर कर रखा है मोबाइल, तो उस पर जीएसटी लगेगा 12.5%। और अगर आपने प्रोडक्ट एंटर कर रखा मेडिसिन, जैसा आप जानते हैं कि उस पर जीएसटी 0 हो गया है, ठीक है, तो ये निकालना है तुमको। पहले तुम ट्राई करना, एक्सेल में कर सकते हो क्या होगा तुम्हारा संडे को उसमें हालत खराब हो जाएगी। मैं अभी तुम लोगों को बता चुका था। तो सवाल है, प्रोडक्ट है मोबाइल और अमाउंट है 12,400 रुपये। आपको जीएसटी कैलकुलेट करना है। बताइए 12.5% जीएसटी आना चाहिए, बताओ। एक टेक्स्ट में सवाल ऐसा भी है, इफ से रिलेटेड है, लेकिन उसमें तो वो कंडीशन है। ये तो एक सिंपल सी कंडीशन है। अरे यार ये तुम ऐसे कर रहे हो ना, मन से टूट रहा है हमारा। ये लिया प्रोडक्ट, इसको कंपेयर करोगे कि नहीं करोगे। अगर ये मोबाइल होगा तो क्या करना है इसका, क्या करना है इसका 12.5% निकालना है यार, है क्या। अगर ये मोबाइल नहीं है तो क्या होगा, कुछ और होगा, पकड़ लो। क्या हो सकता है दूसरी वैल्यू, मेडिसिन होगी। अगर मेडिसिन है तो कितना लाना है जीएसटी, 0 लिखना है, और नहीं तो खाली छोड़ दो, मारो एंटर, आगे जीएसटी।
अब देखो मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ तो जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है। आप चाहते पेपर पेन पे ना कैलकुलेट कर लेना, 12.5% ही बैठेगा ये, 957 रुपये। कर लो कैलकुलेट, कराऊँ दिस 12.5%, इतना ही आ रहा है ना। अभी देखो प्रोडक्ट चेंज करता हूँ, 0 हो गया। ये बताओ ये चीज़ पढ़ाई नहीं गई थी, सवाल बस बदल गया है इसलिए तुमको नया दिखा। ग्रेड नहीं सिखाया था, ग्रेडिंग निकालना ABCD है, इतना ही फर्क होगा उन 8 सवालों में बस। तुम्हारे सामने वो पहली बार आएंगे इसलिए तुमको अजीब लगेंगे, लेकिन सब कुछ पढ़ा रखा होगा। अच्छा अब हम इसका फंक्शन बनाएंगे। देखो अब यहाँ पर दिक्कत हुआ ना, कल को दूसरी शीट पे लगाना पड़ा तो मेरे को फिर से फॉर्मूला लिखना पड़ेगा इतना बड़ा, बार बार इतने बड़े लॉजिक को लगाएगा कौन। कल को लॉजिक भूल गए तो फिर और हालत खराब हो गई। तो इसलिए फंक्शन बना देते हैं। कभी ऑफिस में आप काम करो, बड़े बड़े फॉर्मूले लगा रहे हो और आपको पता है ये फॉर्मूला मुझे बार बार लगाना पड़ता है, फंक्शन बना लो, झंझट खत्म। कभी भी आएगा काम, फंक्शन बनाया खत्म। ठीक है, अब देखो फंक्शन कैसे बनेगा इसका। हम लिखेंगे सब एक मतलब सॉरी फंक्शन, फंक्शन का नाम दे दिया मैंने GST। इसमें 2 पैरामीटर पास होंगे, एक तो कैटेगरी और एक अमाउंट। अब वेरिएबल बना देंगे, ये तो पता ही है ना तुम सबको, आंसर के लिए होता है। अब यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे, अगर कैटेगरी की वैल्यू मोबाइल के बराबर आ जाती है, हाँ, तो एक्स में क्या कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमारा अमाउंट है, हाँ, उसका 12%। अगर ऐसा नहीं है तो 0। अब जो फंक्शन है हमारा उसको दे देंगे, खत्म। अब इतना लंबा चौड़ा लॉजिक लगाने की वजह आसान सा देखो, ये सीधा GST, ये पास किया कैटेगरी और ये पास किया अमाउंट, कुछ नहीं करना। काम कैसे करेगा ये गया आपका GST, सॉरी ये गलत गड़बड़ दे दिया मैंने यहाँ। पैरामीटर देना है ये वाला, कैटेगरी यहाँ है ना प्रोडक्ट और अमाउंट ये रहा, समझ गए। तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट चला गया मेडिसन, यहाँ पे ये कंडीशन हो गई फेल, यहाँ चला गया, एक्स में मान आ गया 0, तो GST की वैल्यू क्या छपेगी 0, चेक करो। ठीक है, इस बार मोबाइल दे दिया, देखो चेंज हो गया। क्यों हुआ चेंज, देखो यहाँ से क्या मोबाइल, एक होगी ट्रू, अमाउंट हो गया कैलकुलेट, अमाउंट को वैल्यू मिली यहाँ से, आंसर आ गया इस पे, यहाँ ये छप गया, ये कैलकुलेट करा तुरंत उत्तर खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 5 मिनट भी खत्म हो जाती है। अब इसमें आप लोगों को करने के लिए एक सवाल है, आपको एक फंक्शन बना के देखना है जिसमें आप यूज़र का नाम और एज डालेंगे। उसके बेस पर आपको ये पता करना है कि यूज़र इज़ एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट, पहला। दूसरा सवाल, आपको एक फंक्शन बनाना है, उसमें नंबर पास करना है और उस नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट कराना है। ये क्या है, एक फंक्शन आपको बनाना है, उसमें नंबर आपके पास होगा, उस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन आपने बना दिया f नाम का, उसमें 3 डाल दिया, तो इसका उत्तर कितना आना चाहिए 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 3 गुना 2 गुना 1, तो कितना आ गया आंसर 6। ठीक है, अच्छा यहाँ पे साबित करूँ, जितना हम पढ़ते हैं उतना ही पता होता है हमें, ये तुमने पढ़ रखा है तो तुम्हें मालूम है ना। अच्छा ये नहीं पढ़ा होगा तुमने, इसका क्या उत्तर आएगा, नहीं पढ़ा ना, यही ऐसी तो फेल होते हैं हम। जब भी तो क्यों नहीं पढ़ा पता है, हम वो हैं जो महीने में 1 घंटा पढ़ते हैं। ये सब आप किसको पता होता है, जो डेली 4-4 घंटे पढ़ता होगा उसको पता होगा इसका आंसर। अभी समझ में आ रहा है, वो बिल्कुल फिट होती है वो बात। कमी रह गई है ना, हमने कम पढ़ा है, कम जानते हैं, जिसने ज़्यादा पढ़ा होगा ज़्यादा जानता होगा। इसका उत्तर देखो क्या आता है 12 गुना 10 गुना 8 गुना, समझ में आ गया, डबल फैक्टोरियल है, इसको बोलते हैं डबल फैक्टोरियल, गुना 2, 2 का जंप ले लेके फैक्टोरियल हो रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, अगर मैं 12 ट्रिपल फैक्टोरियल करूँगा तो भी ये 3 का जंप लेके आगे बढ़ रहा है, ट्रिपल फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये यूनिट खत्म हो जाती है।